गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में आज जो हम लोग का टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होगा। ठीक। अब इसमें महात्मा गांधी का क्या भूमिका है, ठीक है, इस बात को यहाँ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ बच्चों ध्यान रखना, जैसे हम लोग एक बात जाने कि इसके पहले अगस्त प्रस्ताव आया, तो मैंने बताया था कि अगस्त प्रस्ताव जो है उसको क्या किया गया, भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया। तो अभी वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा है, परंतु गांधी अभी किसी बड़े आंदोलन के मूड में नहीं है, परंतु वो राजनीतिक शून्यता की स्थिति भी उत्पन्न होने नहीं देना चाह रहे हैं। तो अब राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न न हो, ये चाह रहे हैं महात्मा गांधी। तो अब होगा क्या, ये कोई जन आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, कोई जो है जन आंदोलन नहीं शुरू करेंगे, व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह शुरू करेंगे। यानी कि अंग्रेजों को, ठीक है, एक व्यक्तिगत तौर पे अपने नेताओं के माध्यम से, कांग्रेस के सदस्यों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को परेशान कर। ठीक है, तो यही है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, तो गांधी जी क्या होगा, इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। और अस्वीकार करके होता क्या है कि महाराष्ट्र में एक आश्रम है जिसका नाम है पवनार आश्रम। तो पवनार आश्रम से महात्मा गांधी क्या करेंगे, पवनार आश्रम से महात्मा गांधी स्टार्ट कर देंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और इस सत्याग्रह का पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता है प्रथम सत्याग्रही के रूप में, विनोबा भावे। ठीक, वहीं पूछेगा दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू जो है ये दूसरे सत्याग्रही। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, महात्मा गांधी ने। अब प्रथम सत्याग्रही कौन है इसके, विनोबा भावे। दूसरे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की बात कर लें अगर, कि क्यों व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए और राजनीतिक शून्यता की स्थिति न उत्पन्न हो, इस वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, और आगे ये क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग को बच्चों देखना है यही पॉइंट। तो देख लें अगर हम यहाँ पे, तो महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, को को अस्वीकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करके ये क्या करेंगे, ये शुरू करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार, ठीक ना, पवनार। तो महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इसके प्रथम सत्याग्रही कौन बनेंगे, विनोबा भावे। दूसरे कौन बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब इसमें और एक बात देखें कि इस सत्याग्रह का क्या अन्य नाम भी था। ठीक है, तो इस सत्याग्रह का एक नाम और है, वो क्या है, दिल्ली चलो सत्याग्रह। हाँ, इसको दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत होगा, तो अंग्रेज अब फिर भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव लाएंगे। मैं इसके पहले ही, इस पीपीटी के पहले ही कल की क्लास में आप लोग को बता दिया था कि क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, और इसमें भी वही बात की गई कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हम प्रदान करेंगे। अब युद्ध के बाद तुम लोग दोगे कि नहीं दोगे, इस बात की तो कोई गारंटी थी नहीं। ठीक है, तो अब इस वजह से होगा क्या, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को भी क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे। और मैंने बताया था इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके ये लोग इस प्रस्ताव के बारे में कुछ लाइन बोलेंगे, वो मैं आप लोग को ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ।
ठीक है, खुद मैंने लिख के आपको पहले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को दे रखा है। ठीक, तो अब देखो वो बात मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, पीपीटी में है, थोड़ा क्लियर है। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। यह 11 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया। ठीक, अब गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे इसे उत्तर दिनांकित चेक का नाम दिया। ठीक ना, उत्तर दिनांकित चेक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पोस्ट डेटेड चेक बोलेंगे। कौन, महात्मा गांधी। ठीक, बता चुका हूं मैं, इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ये क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टूटते हुए बैंक या दिवालिया होते हुए बैंक का चेक। ठीक है, टूटते हुए बैंक या दिवालिया होते हुए बैंक का चेक, ये बोलेंगे महात्मा गांधी। ठीक, और वहीं पे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे अगस्त प्रस्ताव का द्वितीय संस्करण या परिवर्तित संस्करण। मैंने बताया था बच्चों पिछले वीडियो में ही कि ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, ठीक है, एकदम सेम बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई, उसको भारतीयों ने अस्वीकार किया, फिर वही बात रिपीट करने आ गए यहाँ, मामूली संशोधन के साथ भारतीय फिर इसको अस्वीकार कर देंगे। यही रीजन है कि पट्टाभी सीतारमैया इसको क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव का द्वितीय संस्करण या परिवर्तित संस्करण। ठीक है, बात क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देख के महात्मा गांधी हो जाएंगे परेशान, जवाहरलाल नेहरू भी, और देख रहे थे विश्व युद्ध में हालत खराब हो रही थी, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति टूट रही थी, इसकी कमजोर हो रही थी। अब आर्थिक स्थिति इनका कमजोर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अब होगा ये कि महात्मा गांधी अब यहाँ पे अपना मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे और वो क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, देखते हैं इस बात को, तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो गांधी जी का अब यहाँ शुरू होने जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अब भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो अब ये गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, शुरू किया जाएगा अगस्त 1942 में। अब अगस्त में भी कब, 9 अगस्त को। ठीक है, डेट बच्चों अनिवार्य रूप से याद रखना ही रखना। ठीक है, 9 अगस्त 1900, तो 9 अगस्त 1942 को क्या होगा, शुरू होगा भारत छोड़ो आंदोलन। कौन शुरू करेगा, महात्मा गांधी। ठीक ना, महात्मा गांधी। ठीक, अब भारत छोड़ो का ये जो नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, अब इस नारे को तैयार कौन करेगा, तो यूसुफ मेहर अली। ठीक ना, यूसुफ मेहर अली जो हैं, यही इस नारे को तैयार करते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो नारा था, इसको तैयार किसने किया, इसको तैयार करते हैं यूसुफ मेहर अली। और इसी समय होगा क्या, महात्मा गांधी अब एक नारा देंगे, डू आर डाई, करो या मरो। पहला पेट का जो पेपर था उसमें पूछा हुआ था। ठीक ना, तो करो या मरो का महात्मा गांधी नारा देते हैं। ठीक, तो करो या मरो का नारा देंगे और यह आंदोलन जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। ठीक है, व्यापक रूप धारण करता है आंदोलन। तो अब अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा, भाई खुद विश्व युद्ध में परेशान और इधर आंदोलन शुरू हो गया, तो स्थिति इनकी और ना खराब होने पाए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसको पूरी तरह, ठीक है, जल्दी से जल्दी बलपूर्वक इसको समाप्त कराया। ठीक है, और समाप्त कराने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक ना, यानी कि घंटों ना लगे इसको खत्म करो, वरना जो है समस्याएं क्या होंगी, समस्याएं जो है और बढ़ जाएंगी। समझ रहे हो, समस्याएं जो हैं वो क्या होंगी, वो और बढ़ जाएंगी। ये बात यहाँ पे आ रही थी, इसलिए इसको ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया गया। तो यहाँ लिखा है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत समाप्त कर दिया गया और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके क्या किया गया, जेल में डाल दिया। ठीक है, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने
पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पीछे नहीं हट रहा है। ठीक है, पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, परंतु छोड़ने के साथ साथ हमको भी जो है अलग करो, तब इसके बाद भारत छोड़ो। ठीक है, तो पाकिस्तान दिवस ये मनाएं। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में, ठीक है, कराची अधिवेशन में बांटो और भागो। ठीक ना, महात्मा गांधी ने क्या कहा, करो या मरो। इन्होंने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बांटो और भागो। तो बांटो और भागो का नारा दिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और होगा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, है ना, ऑपरेशन के तहत। ठीक, तो आंदोलन तो बहुत बड़ा रहा, स्थिति इतनी इसमें विकट रही कि अंग्रेजों को हवाई हमले करने पड़े भारतीयों के ऊपर, समझे, निर्दोष ये जनता के ऊपर हवाई हमले किए गए। ठीक है, जहाज़ों से गोलियां बरसाई गई। ठीक है, घर में घुस के महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया। इतनी बुरी कंडीशन अंग्रेज उत्पन्न कर दिए थे, और ये आंदोलन क्या हुआ, पूरी तरह दबा दिया गया। चिटपुट आंदोलन जो है कुछ जगहों पे होते रहे। और इधर अब होता क्या है, अब इधर होगा ये कि फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ये बोलते हैं कि भाई इस विश्व युद्ध में हम लोग की स्थिति खराब हो रही है, भारत की जनता का चाहिए सपोर्ट। आपको आखिर भारत की जनता का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो भारत की जनता का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आप एक काम करिए, उनको आज़ाद करने का, ठीक है, उनको आज़ाद करने का घोषणा करिए, आज़ादी का वादा दीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, हमको उनका समर्थन मिल सकता है। तो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली, वरना अभी और समय लग सकते थे देश को आज़ाद होने में। ठीक है, देश को आज़ाद होने में अभी और समय लग सकते, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं आया हो। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया था। ठीक है, तो इसीलिए जब बात आती है आज़ादी की, तो एक बात पूरी तरह सच है कि इस देश को आज़ादी महात्मा गांधी ने नहीं दिलाया, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को आज़ादी का श्रेय, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नहीं दे सकते। इसमें गांधी जी का आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहा, और ब्रिटेन की जो स्थिति खराब हुई विश्व युद्ध की वजह से, उसकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो संयुक्त कारणों से भारत को क्या किया गया, आज़ाद किया। वरना देखें, अगर गांधी की वजह से अगर देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो एक बात तो यहाँ नहीं समझ में आ रही कि जब 42 में सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए, बड़े बड़े लीडर, छिटपुट जो है आंदोलन चलता रहा, तो अब जेल के अंदर डाल दिए गए हैं, इस आंदोलन को दबा दिया गया है। ठीक है, मगर उसके बावजूद जो है आज़ादी की घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि नेताओं को न डाल दिए हो, मगर जनता तो जान रही है ना कि अभी जो है कि अंदर हैं हमारे नेता। और ये किसी को नहीं मालूम था कि ये विश्व युद्ध कब तक चलेगा, ये कोई नहीं जान रहा था। तो अब आगे जनता और बगावत ना करे, ठीक है, समस्याएं और ज़्यादा ना बढ़े, इस वजह से आज़ादी का अनाउंसमेंट अंग्रेजों को करना पड़ जाता। ठीक है, तो ये यहाँ बच्चों बात हुआ। ठीक, तो अब होगा क्या, अंग्रेज भारत को छोड़ने के लिए हो जाएंगे तैयार। ठीक है, और इसके बाद से क्या होगा, अंग्रेज कहेंगे कि आप जो है, आप लोग यानी भारतीयों को, हम लोगों ने आपका शासन चलाया संविधान के अनुसार, तो आप भी इस देश के लिए बना लीजिए एक संविधान। ठीक है, संविधान बना लीजिए, और उसके बाद से संविधान जब बन जाएगा तो हम लोग फिर भारत छोड़ के चले जाएंगे। और वो अपना तैयारी शुरू भी कर दी है जाने की। इसीलिए देखो बच्चों, आज़ादी के पहले ही 9 दिसंबर 1946 में, पढ़ाया हूँ पॉलिटी में, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। पढ़ाया है मैंने, समझ रहे हो। तो देखो 9 अगस्त को शुरू हो गया। ठीक है, 11 अगस्त को दूसरी बैठक, 13 अगस्त को तीसरी बैठक। ठीक है, तीसरी बैठक में ही जो है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि आधार बना प्रस्तावना का, उद्देशिका का हमारे।
ठीक है, तो ये घटनाक्रम घटे। अब भारत के संविधान का निर्माण होगा, कैसे होगा? तो एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये रिपोर्ट कौन देगा? तो अब एक मिशन भेजा जाएगा भारत में, जिसका नाम क्या होगा? कैबिनेट मिशन। संविधान में मैंने पढ़ाया है। तो कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पे शुरू किया जाएगा, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। विधानसभा का गठन होगा, भारत के संविधान का निर्माण होगा, और फिर जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को कर दिया जाएगा आज़ाद। ठीक, भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन रहे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम, उसमें भी आंसर क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया 1935 के अधिनियम के बाद। तो उस अधिनियम के बाद होता क्या है? 47 का जो अधिनियम आएगा उसमें वायसराय के पद को फिर से समाप्त कर दिया जाए। वायसराय का पद सृजित किया गया, संविधान में पढ़ाया मैंने। कब किया गया? तो 1858 का जो अधिनियम था उसमें किया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, ठीक है। तो ये बच्चों हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा? संविधान का निर्माण हो जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के संविधान का निर्माण हो गया, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण हो गया और 15 अनुच्छेद लागू कर दिए, और फिर 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस चलते चला आ रहा था, ठीक है, 1931 से, अब वो क्या 30 से, अब वो क्या होगा? बन जाएगा गणतंत्र दिवस। तो इस तरह से बच्चों भारत में संविधान का निर्माण हो जाएगा, और इसके बाद से आज़ादी का, ठीक है, जश्न मनाएंगे, ठीक। और संविधान के अनुसार देश का शासन का चलन, जो कि आज भी 2023 तक, ठीक है। तो अब ये बात हम लोगों ने देख लिया, परंतु बीच में अब एक व्यक्ति बचे हुए हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में थोड़ा सा बच्चों देख लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, पहले इनके प्रारंभिक जीवन की, तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनका जन्म जो है कटक में हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और ये 1920 में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक ना, तो आईसीएस में इनका चयन हुआ था। परंतु ये क्या हुआ, देश की जो स्थिति खराब जो चल रही थी और जो शोषण अंग्रेजों का चल रहा था, उसको देख के ये करेंगे क्या, ये इंडियन सिविल सर्विस से क्या करते हैं, दे देते हैं त्यागपत्र, ठीक है, त्यागपत्र। और भारत की स्वतंत्रता के लिए ये प्रयासरत हो जाते, ठीक है, प्रयासरत हो जाते, ठीक। तो अब इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसे बनाया? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को। सुभाष चंद्र बोस ने अपना किसको बनाया गुरु? CR दास, चित्तरंजन दास को, ठीक है। जो तो चित्तरंजन दास जो हैं, ये क्या होंगे? ये सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, गुरु होंगे। तो ऐसी कुछ बेसिक बात है, पहले उन बेसिक बातों को हम लोग समझ लें, फिर उसके बाद से हम लोग इनका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद इनको घर में नज़रबंद करना और पठान जियाउद्दीन का रूप धारण करके सुभाष चंद्र बोस का बाहर निकलना, उसको अभी हम देखते हैं। पहले कुछ बेसिक बात देख लें। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ हुआ? उड़ीसा में, कटक में। और 1920 में इनका चयन इंडियन सिविल सर्विस में हो गया, ठीक। परंतु देश की सेवा के लिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, बता दिया मैंने। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनको, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि दिया, और वो उपाधि क्या है? देश नायक का, ठीक ना। देश नायक की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो अब यहाँ तक रुकते हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस 1939 में स्थापित करेंगे, जब 40 में स्थापित जब करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद होगा क्या?
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद ये अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं, अंग्रेजों को परेशान करना ही शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, सुभाष चंद्र बोस को किया जाएगा गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके उनको उन्हीं के घर में क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नजर बंद कर दे। ठीक है, तो नजर बंद कर देंगे सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, तो अब कहते हैं ऐसा कि पठान जियाउद्दीन जो इनका दोस्त था वो इनसे अक्सर मिलता था, और पठान जियाउद्दीन थोड़ा मैच करता था सुभाष चंद्र बोस से, ठीक ना, थोड़ी सा उसका हुलिया जो है वो मिलता था। ठीक, हाइट वाइट जो थी, बॉडी का जो गठन था, सब कुछ लगभग सुभाष चंद्र बोस जैसा था। तो ऐसा बोला जाता है, क्या सत्यता है ये तो इतिहास में ठीक ठाक मिल नहीं पाता है, क्योंकि न मिल पाने मतलब क्या, कि भाई इतिहास का परिभाषा ही यही है कि वर्तमान समय में बीती हुई घटनाओं का, वो भी वो घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हैं, उनका अध्ययन करना क्या है, इतिहास है। तो अब इतिहास भाई पीछे की चीज, अब उसका जानकारी का अगर कोई हमको स्रोत मिलेगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे। तो ये जानकारी के हमारे पास जो स्रोत रहे हैं उसी के बेस पे बता रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, वैदिक काल के बारे में बताया, तो हम लोग वैदिक काल में जन्म लिया, ऐसा तो है नहीं। तो स्रोत अब देखो अथेंटिक मिल नहीं पाता है कि वास्तव में क्या सच्चाई थी, हूबहू मिलते थे या क्या थे। ऐसा बोला यही जाता है कि बॉडी गठन जो है वो की तरह था। तो अब इन्हीं का रूप धारण करके ये होगा क्या, घर से निकलेंगे, निकलने के बाद पाकिस्तान, लाहौर, अफगानिस्तान होते हुए ये सीधे कहाँ पहुँचते हैं, ये सीधे पहुँचते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, और जर्मनी में पहुँचेंगे कहाँ, हिटलर के पास, क्योंकि हिटलर लड़ रहा था ब्रिटेन से। तो अब दोस्त का दोस्त, ठीक है, अपना दोस्त और दुश्मन का दुश्मन, ठीक है, वो क्या हो जाता है, दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त। ठीक है, तो दुश्मन दुश्मन दोनों, जर्मनी और ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन क्या, हम लोग का भी दुश्मन, जर्मनी का भी दुश्मन, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे किससे, हिटलर से। तो जब हिटलर के सामने पहुंचते हैं तो पहली बार हिटलर इनको नेताजी कहकर संबोधित करेगा, ठीक ना, नेताजी कहकर जो है इसको इनको संबोधित करेगा। और सुभाष चंद्र बोस मांगते हैं सहायता हिटलर से, परंतु हिटलर जो है खुद ही इतना उलझा हुआ था अपनी परेशानियों में कि वो सहायता सुभाष चंद्र बोस की नहीं करता है। ठीक है, इनकी सहायता जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, मना कर देगा। अब सहायता करने से मना कर दिया जब, तो फिर ये वहां से क्या होता है, निराश होके निकल आते हैं, और ये पहुंचते हैं कहाँ, सिंगापुर, ठीक ना, सिंगापुर। तो अब देखो बच्चों, अब क्या है, कैप्टन मोहन सिंह एक व्यक्ति, ठीक ना, कैप्टन मोहन सिंह, यहाँ स्टोरी बच्चों बहुत ज़्यादा है, समझ लो ना, बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक है। ठीक है, बीच में क्या घटनाक्रम घटे, आज़ाद हिंद फौज नाम की एक ऑलरेडी सेना अफगानिस्तान में भी हुआ करती थी, समझ रहे हो, 1920 में उसका गठन हुआ था अंग्रेजों से ही लड़ने के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बच्चों। ठीक है, इतना ज़्यादा बात है मेरे पास यहाँ कहने को कि 1 घंटे 2 घंटे भी शायद कम पड़ जाए। ठीक है, तो बातें बहुत हैं, मगर वो बात जो है वो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछने वाला नहीं। तो आपके पेपर को देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा, चीज़ों को टू दी पॉइंट, ठीक है, हम लोग देखेंगे, बात समझ में। ठीक, तो अब क्या होगा, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आता है कि क्या किया जाए, एक आज़ाद हिंद, ठीक है, फौज का गठन किया जाए। तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में ये बात आएगी, ठीक है, और होगा क्या, आज़ाद हिंद फौज का किया जाएगा गठन। तो देखें, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 15 दिसंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, है? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ बच्चों एक कंट्राडिक्शन है। एक कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शन यहाँ पे ये है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया, कैप्टन मोहन सिंह ने। मगर यहाँ बच्चों देखो, मैं इसको लाइन को करेक्ट करता हूँ, ठीक है, लाइन को मैं करेक्ट करता हूँ। देखो, ये जो है आज़ाद हिंद, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व, यहाँ लिखेंगे इसको ऐसे,
कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में 15 दिसंबर 1942 को आजाद हिंद फौज के गठन का, ठीक है, गठन का विचार आया। ये लाइन ही बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ठीक है, ये लाइन ही गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आजाद हिंद फौज के गठन का, गठन फौज के गठन का विचार आया, ठीक ना, गठन का विचार आया। विचार आया, ठीक। अब इसको, इनके दिमाग में ये बात आई, तो अब इसको स्थापित कौन करेगा? विचार आया, इसको स्थापित कौन करेंगे? रास बिहारी बोस, ठीक ना, रास बिहारी बोस। तो यहां लिख देंगे रास बिहारी रास बिहारी बोस के द्वारा इसका गठन किया गया, गठन किया गया, ठीक है, गठन किया गया। अब देखो बच्चों क्या था, रास बिहारी बोस इसका गठन करेंगे। अब फिर आगे क्या होता है? आगे यही रास बिहारी बोस जो हैं 28 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग का भी गठन करेंगे। ये अलग है, ध्यान रखना, भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है ये अलग है, ठीक। आजाद हिंद फौज जो है वो अलग है। तो इन दोनों का गठन करेंगे कौन? ठीक है, रास बिहारी बोस। अब यहाँ पे थोड़ा सा विवाद है, ठीक है, कंट्राडिक्शन है। क्या कि कैप्टन मोहन सिंह ने ही क्या किया था? स्थापित किया था इसको, आजाद हिंद फौज को, उन्हीं के दिमाग में भी आया था। बस रास बिहारी बोस ने क्या किया, इसकी बागडोर जो है वो किसके हाथ में दे दिया? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, ठीक है। मगर ये वाला जो मैंने यहाँ बात बताया बच्चों, ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा इसको लोग मानते हैं, ठीक है। अब ये अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एग्जामिनर की है। एग्जामिनर की प्रॉब्लम क्या है? कहीं पे तुमने रास बिहारी बोस को आंसर मान लिया है, कहीं आपने जो है कि मान लिया है कैप्टन मोहन सिंह को। किताबों में भी कुछ जगह ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक घालमेल हो गया है, ठीक ना। तो ये इस बात को ज्यादा लोग मानते हैं, ठीक है, ज्यादा लोग। कैप्टन मोहन सिंह को भी मानने वाले लोग हैं कि उन्होंने ये स्थापना की, ठीक है, स्थापना किया। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या होगा कि रास बिहारी बोस क्या करेंगे, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह भी इसमें सम्मिलित हैं, और मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और आजाद हिंद फौज जो है वो समाप्त होने के कागार में था, ठीक है, समाप्त होने के कागार पे था। तब जाके रास बिहारी बोस सलाह देते हैं कि बढ़िया लीडरशिप देंगे सुभाष जी आजाद हिंद फौज को, एक काम किया जाए, इसकी कमान उन्हीं को दे दिया जाए। तो सिंगापुर में ही कमान दे दी जाएगी, किसको? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, अब आजाद हिंद फौज के बन जाएंगे क्या? सुप्रीम कमांडर, ठीक ना, यानी कि पूरा नेतृत्व तो अब सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। और अब सुभाष चंद्र बोस का ये आजाद हिंद फौज, और इसके बाद से जापान की सेना, ये दोनों संयुक्त होते, चूंकि सिंगापुर जो है वो जापान के अधीन था, जापान के नियंत्रण में था। तो जापानी सेना और फिर आजाद हिंद फौज की सेना ये क्या करेगी? अब ये अटैक करेंगे कहाँ? म्यांमार, ठीक ना। और म्यांमार को जीतते हुए ये फिर क्या होगा? आते हैं अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार को जीत लेंगे। और जीतने के बाद, ठीक है, एक का नाम स्वराज और दूसरे का नाम ये क्या करेंगे? शहीद रख देंगे, ठीक है। तो अंडमान का नाम क्या रखेंगे? शहीद, और निकोबार का नाम क्या रखेंगे? स्वराज, ठीक है। तो स्वराज और शहीद ऐसे क्या करेंगे?
निकोबार और अंडमान का नामकरण कर दे। ठीक, और अब जो है अगली तैयारी थी दिल्ली पे आक्रमण करने की। तो यहाँ बच्चों कुछ बात अभी समझो, सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज की सेना को ये एक आह्वान करेंगे। पहला आह्वान क्या, दिल्ली चलो। तो भाई पहले अंडमान निकोबार को जीतते हैं, ठीक है, जीतते हैं और उसके बाद से फिर जो है दिल्ली पे आक्रमण करना था। तो सिंगापुर में ही ये बोलते हैं दिल्ली चलो। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जापान में ये बोले थे, नहीं, सिंगापुर में ये कहते हैं दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का क्या किया, नारा दिया। ठीक, फिर उसी समय ये कहते हैं कि भारतीयों को, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज में जो है भारतीय सैनिक कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, कौन है ये, ठीक, तो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। प्लस रेडियो के प्रसारण में, ठीक ना, रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी से ये बात करते हैं और बात करने के बाद ये महात्मा गांधी से कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध जो है शुरू हो गया है और राष्ट्रपिता भारत के इस मुक्ति के मुक्ति के पर्व में हमें आपका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। ठीक है, तो अब बात आया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो यहीं सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी ने देखो पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जो है टांग अड़ा रहे थे, मगर उसके बावजूद, ठीक है, उद्देश्य दोनों लोग के एक थे, देश की आज़ादी। ठीक है, एम तो दोनों लोग का एक था, तरीके अलग अलग थे। ठीक है, तरीके अलग अलग थे। तो अब यहाँ पे राष्ट्रपिता कह के संबोधित करेंगे सुभाष चंद्र। ठीक है, और होगा क्या, आएंगे अंडमान निकोबार, ठीक है, दोनों को जीतेंगे। ठीक है, जीतने के बाद शहीद और स्वराज उसका नाम रख देंगे। ठीक है, नाम रखने के बाद अब होना था हमला सीधे दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली पे। तो इधर अमेरिका गोपनीय तरीके से क्या किया, गोपनीय तरीके से ये बना लिया था परमाणु बम ना, परमाणु बम। और इसको परमाणु बम जैसी चीज होती क्या है, वास्तव में ये दिखाना था इस, क्योंकि परमाणु बम छोड़ने के पहले, ठीक है, जर्मनी भी घुटने टेक चुका था। ठीक है, जापान की भी हालत खराब हो चुकी थी, जापान की भी हालत खराब हो चुकी, जर्मनी भी घुटने टेक चुका था। तो ऐसी स्थिति में अब युद्ध से ही काम चल जाता, हवाई हमले, लॉन्चर वगैरह जो है इनसे ही काम चल जाता। परंतु अमेरिका ने दुनिया को ये दिखाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत बड़ा है, ठीक है, ये क्या किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे इसने छोड़ दिया परमाणु बम। ठीक है, का विध्वंस देख के पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, डर गई, ये क्या चीज़। और रूस, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ मिल के लड़ रहा था, रूस के साथ धोखा, इतनी बड़ी चीज़ तुम बिना हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर बनाते रहे, हमको दोस्त बना के साथ रखे रहे और तुमने को सूचना नहीं दिया। तो यहीं से संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया दोनों दुश्मन हो जाए। ठीक है, और कोल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो जाए, शीत युद्ध की। ठीक है, तो शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोनों में और चलता रहता है ये शीत युद्ध। ठीक, तो अब जापान के ऊपर परमाणु बम छोड़ दिया गया, तो इस वजह से क्या है, जापानी सेना होता क्या है, यहाँ से निकल लेती। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये क्या होता है, ये प्लेन पकड़ के निकल लेते हैं ताइवान। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा, परंतु सत्य है कि नहीं है कोई नहीं जानता, कि प्लेन क्रैश में उनकी हो गई मौत। ठीक है, की हो गई मौत, उनकी मृत्यु हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की। और इधर आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, ठीक है, जो सैनिक थे, इनको कर लेगी ब्रिटिश सेना गिरफ्तार, और गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किले में इनके ऊपर मुकदमा चला जाए, मुकदमा चलेगा। ठीक, तो वहीं पे क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, ये आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक होंगे, ठीक है, सैनिक होंगे, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, इनका केस लड़ेंगे। अब केस लड़ते हैं तो झूठे सबूत के आधार पे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को क्या किया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। अब जब फांसी की सजा सुनाई गई तो भारतीय जो है उग्र हो गए, और उग्र होके
भयानक धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, आगजनी शुरू। तब जाके गवर्नर जनरल ने क्या किया, वीटो पावर का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सॉरी वीटो पावर नहीं, पार्डन पावर, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया, इन लोगों की फांसी की सजा को माफ कर दिया, ठीक है, माफ कर दिया। तो ये घटनाक्रम घटे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु जो था वो बड़ा दुख, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों को बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। इसी समय हिटलर ने इन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया, ठीक है, नेताजी कहकर संबोधित किया, ठीक। आगे देखें, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार किसके मन में आया, कैप्टन मोहन सिंह के, ठीक। आगे देखें, रास बिहारी बोस के कहने पर आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को बना दिया, ठीक है। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में आने के बाद सैनिकों को आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तथा इसी समय दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है, नारा दिया। आगे देखिए, तो जापानी सेना और आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रख दिया, ठीक है। ये बात मैंने बताया बच्चों। ये भी मैंने बता दिया कि आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित करेंगे। ये इसकी पूरी लाइन हो गई, ठीक है। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारियों का, ठीक है, क्रांतिकारियों का रोल अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्रांतिकारी को हम लोग अलग से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो भारत में क्रांतिकारी युग की शुरुआत, अब देखो बच्चों है क्या कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ और वहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हुआ। तो मैंने बताया था 3 चरण रहे, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। तो ये जो पहला चरण रहा, इस चरण के पहले मैंने ये बताया कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई। तो वो राजनीतिक संस्थाएं क्षेत्रीय स्तर पर अंग्रेजों से अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रही थी, मगर अंग्रेज बहुत कुछ इन बातों पे ध्यान दे नहीं रहे थे। तो इधर एक वर्ग ऐसा भी उभर के सामने आ रहा था जिसका बिलीव जो है इस आंदोलन वगैरह पे नहीं रहता है, ठीक है। उसका बिलीव किस बात पे रहता है कि गोली मारो, हत्या करो, अपनी बात मनवाओ। तो अब इस टाइप की हरकतों को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिकारिता, ठीक है ना, क्रांतिकारिता, ठीक। तो अब क्रांति का सहारा लेंगे ये क्रांतिकारी। तो अब भारत में क्रांतिकारिता की क्या क्या घटनाएं रहीं, उन बातों को बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये टू द पॉइंट चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं, ठीक है, उन बात को यहाँ समझेंगे। तो भारत में देखो क्रांतिकारिता की पहली घटना कहाँ घटी है, फरवरी 1872 में अंडमान में, जब वहां पे वायसराय लॉर्ड मेयो की क्या की जाएगी, हत्या कर दी, ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ये क्या करेंगे, प्लेग कमिश्नर रहता है, ठीक ना, प्लेग कमिश्नर, एक प्लेग बीमारी था उसका कमिश्नर नियुक्त हुआ था, कौन, एम हर्स्ट, एम हर्स्ट, उसकी हत्या हो जाएगी। अब यही क्वेश्चन बनेगा, एम हर्स्ट की हत्या किसने किया, जो कि प्लेग कमिश्नर था, तो दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर, ठीक है, दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने, ठीक है, प्लेग कमिश्नर एम हर्स्ट, ठीक है, इसमें रैंड भी है, 2 लोग हैं, रैंड एवं एम हर्स्ट की क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी, ठीक। वहीं बच्चों महाराष्ट्र में जो नासिक है, ठीक है, प्याज के लिए काफी फेमस क्षेत्र, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, ये क्या करेंगे, 1904 में अभिनव भारत समाज नामक एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण, अभिनव भारत समाज का ये निर्माण करेंगे। शुरुआत में इस अभिनव भारत का नाम क्या था, ठीक है, मित्र मेला,
ना, इसको क्या कहते थे, मित्र मेला कहते थे। ठीक, वहीं पे ज्ञानेंद्र नाथ बसु जो कि बंगाल के जो है बहुत बड़े लीडर थे, ये स्थापित करेंगे बंगाल में अनुशीलन समिति। ठीक ना, अब क्वेश्चन बन गया, अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। अरविंद घोष जो है ये क्या करेंगे, वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है, इनके द्वारा क्या निर्माण होगा, संध्या, तथा वारिंद कुमार घोष द्वारा, ठीक है, युगांतर, यहाँ नाम इसको ऐसे लिखेंगे, युगांतर नामक पत्रिका, यहाँ लिख देते हैं, युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन करेंगे और इसके द्वारा अपने विचारों का ये क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, और प्रसार करके लोगों को क्रांतिकारिता में आने का आह्वान करते हैं। ठीक है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, इन सारी बातों को ये क्या करते हैं, बताते हैं अपनी इस पुस्तक में। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरविंद घोष जो हैं ये 1906 में भवानी मंदिर नामक क्या करेंगे, पुस्तक प्रकाशित करेंगे। तो अब बच्चों देखो, भवानी मंदिर पुस्तक का नाम है, ठीक ना, इसको मंदिर मत समझ लेना। ठीक, अगला, बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने यहाँ गलत लिखा है, किंग्सफोर्ड के ऊपर, ठीक ना, के ऊपर, करेक्ट कर देते हैं इसको, किंग्सफोर्ड के ऊपर मुजफ्फरनगर में बम फेंककर हत्या का प्रयास करने वाले प्रफुल्ल चाकी, ठीक ना, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, क्योंकि बहुत तड़पाते थे अंग्रेज। ठीक है, और वहीं खुदीराम बोस जो है इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पूरे इस क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे कम आयु में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस। तो यहाँ बात लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु में, आयु कितना, 19 वर्ष 8 माह और 8 दिन, ठीक है, फांसी पाने वाले कौन थे, खुदीराम बोस। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक ना, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, तो वायसराय उस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो अब क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को मारने का प्रयास करेंगे कौन, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो बम मारेंगे इसके ऊपर, बग्घी के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के, परंतु इसकी पत्नी और इसकी बच्ची वो मर जाती है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग नहीं मरता। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग नहीं मरता। तो ये थोड़ा सा एक दुखद स्थिति रही। ठीक है, दुखद स्थिति रही, जो निर्दोष था वो मारा गया। ठीक है, तो अब चूंकि ये घटना कहाँ हुआ, दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख लें, स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, यह घटना दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको दिल्ली षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस, तो देखें, दिल्ली षड्यंत्र केस का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से क्या किया गया, इसको जाना गया। केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारत से बाहर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी। ठीक है,
भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, इसको जरा देखते हैं। तो भारत से बाहर विदेशी धरती पर सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? इंडियन, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक, श्याम जी श्याम जी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई। कहाँ किया गया? ठीक है। अब बाहर, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, तो इसलिए कौन सी जगह, नाम याद रखना पड़ेगा। आंसर क्या हुआ? साधारण सा, ठीक है, लंदन, तो लंदन में स्थापित किया गया। ठीक। अगला पॉइंट, इंडिया हाउस नामक एक संस्था थी, ठीक है, इंडिया हाउस नामक एक संस्था थी, ठीक है, जिसके सदस्य कौन थे? मदन लाल, संस्थापक कौन थे? मदन लाल धिंगरा, ठीक है, मदन लाल धिंगरा। तो अब देखो भारत का शासन चल कैसे रहा था, गवर्नर जनरल या वायसराय? वायसराय जो है ये मेनली शासन संभालता था, परंतु किसके सजेशन पे? भारत सचिव। अब भारत सचिव अंतिम रूप से जवाबदेह किसके प्रति था? तो महारानी के प्रति, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट के प्रति। ठीक। तो अब भारत सचिव जो है इनका सलाहकार था, पॉलिटिकल एडवाइजर था, ठीक है, क्या नाम था? कर्नल वाइली, ठीक ना, कर्नल वाइली जो है इनका सलाहकार था। इसी को मदन लाल धिंगरा क्या करेंगे? ठीक है, मारेंगे, ठीक है, मारेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया हाउस के संस्थापक सदस्य मदन लाल धिंगरा ने, ठीक है, किसकी हत्या, भारत सचिव कौन था जिसकी हत्या इन्होंने कर दिया? तो भारत सचिव कौन है? ठीक है, कर्नल वाइली, इसी की ये क्या करेंगे? हत्या कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग को कवर दिखता है। ठीक। अच्छा, मैंने बताया था बच्चों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उस हत्याकांड में मैंने बताया था कि देखो होगा क्या, जो जनरल डायर इस हत्या के लिए जिम्मेदार था, ठीक है, हत्या के लिए जिम्मेदार था, और इसको इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह के जो है सम्मानित किया गया, समझ रहे हो, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह के इसको सम्मानित किया गया। स्थिति ये, तो होगा क्या, उधम सिंह नाम के क्रांतिकारी क्या करेंगे? लंदन में जाके इसकी हत्या करेंगे, ठीक है, इसकी हत्या करेंगे। यही बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की मार्च 1940 में एक क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में क्या किया? हत्या कर दिया। ठीक है, लंदन में क्या किया? हत्या कर। ठीक। अब देखो क्रांतिकारियों में ऐसा नहीं होता था कि केवल जो है पुरुष ही हो, महिलाएं भी होती थी, ठीक ना, महिलाएं भी होती थी, बहुत सी महिलाएं थी। ठीक है, उनके नाम यहाँ पे कल्पना दत्त वगैरह, इन लोगों का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनमें एक महिला है जिनका नाम है मैडम भीखा जी रुस्तम कामा। पूरा नाम क्या है? मैडम भीखा जी रुस्तम कामा। तो मैडम भीखा जी रुस्तम कामा जो हैं, इनको भारतीय क्रांतिकारिता की, ठीक है, माँ कहा जाता है, ठीक ना, भारतीय क्रांतिकारिता की माँ कहा जाता है मैडम भीखा जी कामा। ठीक है। अब ये अपने विचारों का प्रसार जो है, ये स्विट्जरलैंड में जगह है जेनेवा, ठीक ना, जेनेवा। तो जेनेवा से ये क्या करेंगी? अपने विचारों का प्रसार करेंगी, और अखबार जो है, जिसका अखबार का संचालन करेंगी, प्रसारण करेंगी, जिसका नाम क्या होगा? वंदे मातरम, ठीक ना। तो वंदे मातरम नामक जो है ये क्या होगा? पेपर होगा, अखबार। ठीक है, तो अब इस न्यूज़पेपर के द्वारा अपने विचारों का ये वहां पे क्या करेंगी? प्रसार करेंगी। ठीक। क्यों प्रसार होगा? प्रसार इसलिए होगा कि जो भारतीय यहाँ पे रह रहे हैं, भारतीय हर जगह लगभग थे, ठीक है, तो ये भारतीय क्या हो? संगठित हों और हर जगह अंग्रेजों को परेशान करें। ठीक है, जब हमारे यहाँ तो परेशान है ही, जहाँ जहाँ अंग्रेज हैं वहाँ वहाँ अगर परेशान करना शुरू करेंगे, हत्याएं होना शुरू होगी, तो फिर इसका हो सकता है कुछ एक अलग सॉल्यूशन निकल के आए। ठीक है,
तो इसलिए क्या है, विदेशों में भी संस्थाएं ओपन की गई। तो अब यहाँ अगर देखें तो मैडम भीखाजी कामा, रुस्तम कामा, ठीक है, को भारतीय क्रांतिकारिता की माँ कहा जाता है। इन्होंने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के लिए जेनेवा से वंदे मातरम नामक अखबार का प्रकाशन किया। ठीक है, प्रकाशन किया। ठीक, अब वहीं देखो बच्चों क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्र है सैन फ्रांसिस्को, समझ लो ना, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ये क्या करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। कई बार पूछा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने अमेरिका में कहा, सैन फ्रांसिस्को, जहां मैं लिख देता हूं सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में क्या किया इन्होंने, गदर पार्टी की स्थापना किया। कब किया, 1913। ठीक है, 1913। ठीक, ठीक है। तो ये बच्चों इतने लोग हैं, इतने का जरा स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, आते हैं बच्चों आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, जैसे क्रांतिकारिता में भी, ठीक है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज क्रांतिकारिता में भी होता है। क्रांतिकारिता का प्रथम चरण और क्रांतिकारी क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय चरण, दो चरण होते हैं। तो दो चरण में बांट के जो है वो सब थोड़ा सा ऐसे यूपीएससी में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये द्वितीय चरण के लोग हैं। द्वितीय चरण में कौन, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतीन दास, ये लोग क्या हैं, ठीक है, अशफाक उल्ला खां वगैरह। ठीक है, ये लोग द्वितीय चरण के लोग हैं। ठीक है, अब ये द्वितीय चरण के लोग, इनका जीवन, ये इनका जन्म कैसे हुआ बता चुका हूं मैं इसके पीछे। ठीक है, इसको मैं पीछे बता चुका हूं कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो इन्होंने क्या बोला था कि 1 साल के अंदर हम देश को आज़ादी दिला देंगे। तो युवा वगैरह जो है सारी सरकारी संस्थानों का, ठीक है, बहिष्कार करके आ जाए हमारे साथ इस आंदोलन में। मगर क्या हुआ, छोटी सी एक घटना की वजह से चौरी चौरा असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। जो लोग स्कूल कॉलेज नौकरी छोड़ दिए थे उनका अब क्या होगा। तो अब यही भगत सिंह वगैरह जो हैं ये लोग क्या हुआ, आंदोलन में कूद पड़े। मगर इसकी असफलता जो है वो इन लोगों को जो है बहुत जो है अंदर तक चोटिल किया। ठीक है, और दूसरी तरफ रूस में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। और किस तरह से साम्यवादी शासन व्यवस्था में लेनिन के नेतृत्व में हुआ था रूस में बोल्शेविक क्रांति। और बोल्शेविक क्रांति होके लेनिन ने क्या किया, वहां पे जारशाही का क्या किया, अंत कर दिया और साम्यवादी शासन व्यवस्था या समाजवादी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, और ये साम्यवादी शासन व्यवस्था आया कैसे, क्रांति के बल पे आया। तो इन लोग के भी दिमाग में आया कि क्रांति का सहारा लेके तख्ता पलट हो सकता है। ठीक है, तख्ता पलट हो सकता है, अनुनय विनय करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब ये सब करने से बहुत कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो इन लोगों को क्या है, मारना होगा। ठीक है, हत्याएं होंगी इनकी, घायल होंगे ये, तब इनको समझ में आएगा, तब ये क्या करेंगे, हमारे अधिकारों को हमें प्रदान करेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की असफलता सेकंड फेज के जो है क्रांतिकारी, ठीक है, उनको लाने के लिए जिम्मेदार रहे काफी हद। ठीक, अब इसमें हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक, अब ये बच्चों देखो क्या होगा, अब होगा ये लोग कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किस नाम से होगा, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम बोलेंगे HRA। ठीक ना, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA की होगी स्थापना। ठीक,
और इसका सबसे मुख्य संस्थापक कौन होगा? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। और साथ में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जो है, ये लोग तो थे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था इसमें स्थापना को लेके? सचिंद्रनाथ सान्याल। अगर हमको ऑप्शन में मिला तो आंसर हम इन्हीं को देंगे, ठीक है। तो सचिंद्रनाथ सान्याल ये क्या करेंगे? कानपुर में स्थापित कर देंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और होगा क्या? अब ये संस्था, संगठन क्या करेगी? पहली घटना को अब अंजाम देगी, और वो घटना क्या होगा? काकोरी कांड। काफी फेमस रहा काकोरी कांड। तो काकोरी कांड होगा, और इसमें ये क्या करेंगे? सरकारी खजाने को, सहारनपुर क्षेत्र में जो है, ठीक है, काकोरी, ठीक है। तो काकोरी नामक स्थान पे होगा क्या? इस संस्था ने क्या किया? सरकारी खजाने को लूट लिया, ठीक है। अब इसमें कुल 29 लोगों को सजा दी गई, इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। इन्हीं 4 लोगों का फांसी जो है पूछता है कि ये 4 लोग कौन थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई? पहला राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, तीसरा रोशन लाल, और चौथा अशफाक उल्ला खां। और तो और एग्जामिनर यहीं नहीं रुकता है, इसके बाद ये पूछेगा कि इन चारों को फांसी कहाँ कहाँ दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया? गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, और रोशन लाल को इलाहाबाद में, ठीक है, और अशफाक उल्ला खां को कहाँ दिया गया? फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद में। तो ये बात इतना हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इतना हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या किया? इन लोगों ने स्थापना की, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल जो हैं, ये एक पुस्तक की रचना करेंगे जिसका नाम क्या होगा? बंदी जीवन। बंदी जीवन पुस्तक की ये क्या करेंगे? रचना करेंगे, ठीक। अब एचआरए की स्थापना हो गई कहाँ? कानपुर में, ठीक ना, कानपुर में एचआरए की स्थापना हो चुकी है। और ये अपना पहला घटना अंजाम देगा 9 अगस्त 1925, ठीक है, जो किस नाम से फेमस होगा? काकोरी कांड, जिसमें कुल 29 लोगों को सजा हुई, 4 लोगों को क्या किया गया? फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा, रोशनलाल इलाहाबाद, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद। अब अशफाक उल्ला खां के साथ एक विशेष तथ्य ये है बच्चों, एक विशेष तथ्य ये है कि अशफाक उल्ला खां, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता में फांसी पाने वाले, ठीक है, पहले मुस्लिम थे, ठीक ना, पहले मुस्लिम थे। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, अशफाक उल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम थे। और वहीं राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं, ठीक है, ये उर्दू कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? ये प्रसिद्ध करेंगे, इसको ये क्या करेंगे? प्रसिद्ध करेंगे। मगर ध्यान रखना, ये सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, ये जो कविता है ये बनाया किसने, लिखा किसने? तो इसको बिस्मिल आजिम वादी, पीपीटी में होगा, बिस्मिल आजिम वादी जो हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही, ठीक है, इसकी क्या किया था? रचना किया था। परंतु इसको प्रसिद्ध कौन किया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और इसी बिस्मिल आजिम वादी को मोहम्मद हसन भी बोलते हैं, ठीक ना, इन्हीं को मोहम्मद हसन भी कहा जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग आगे की स्लाइड में, पहले इतना बच्चों निकाल लो स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आगे देखते हैं जरा, क्या है ये, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल ने उर्दू कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है। इस कविता को देखो, इसको क्या किया? राम प्रसाद बिस्मिल ने उर्दू कविता सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है कि बिस्मिल जी ने क्या किया था? इसको प्रसिद्ध किया, ठीक ना, प्रसिद्ध, यहाँ लिख दें, इन्होंने क्या किया? इसको पॉपुलर किया। परंतु इसकी रचना किसने किया है? बिस्मिल आजिमवादी, ठीक ना, की रचना किसने किया है? तो बिस्मिल, ठीक ना, आजिमवादी, बिस्मिल होता है बिस्मिल आजिमवादी,
इनको मोहम्मद हसन भी कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद हसन। ठीक, तो जब ये स्थापित कर देंगे HRA, ठीक है, HRA, ठीक, अशफाक उल्ला खां वगैरह, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, तो काकोरी कांड जब ये लोग करेंगे तो होगा क्या, HRA को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को क्या किया जाएगा, ये गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाएगा, और घोषित करके इस संस्था को क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक, बैन लग जाएगा। तो अब क्या होगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, अब चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे, इसका पुनः नेतृत्व करें, पुनः जो है निर्माण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, किस नाम से, हिंदुस्तान, अब बीच में सोशलिस्ट जुड़ जाएगा, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि अब HRA का नाम HSRA हो जाएगा, ठीक ना, HSRA, ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये संस्था जो है अब फिर वही क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू कर देगी। तो अब बच्चों याद करो, सैंडर्स आदेश दिया किसको, स्कॉट को, कि लाठीचार्ज करो। तो अब भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ठीक है, ये लोग क्या होगा, जाएंगे कहाँ, लाहौर, लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने, ठीक है, सैंडर्स की हत्या करने, स्कॉट की हत्या करने। तो स्कॉट की हत्या करने जाते हैं, परंतु गलतफहमी में, क्योंकि बहुत ठीक से देख नहीं रखा था इन्होंने किसको, सैंडर्स, स्कॉट को, तो वहां पे मिल जाता है कौन, सैंडर्स, और वो था SP, ठीक है। तो सैंडर्स की क्या की जाती है, हत्या कर दी जाती इन लोगों के द्वारा, ठीक है, हत्या कर दिया। तो अब जब हत्या हो जाएगा तो ये लोग हत्या करके फरार हो जाते हैं, परंतु ब्रिटिश सरकार के पास अभी इस बात का कोई ठोस सबूत था नहीं। दूसरी तरफ क्या होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोग भारत में क्रांतिकारिता के प्रचार के लिए, ठीक है, प्रचार के लिए, चूंकि उस समय प्रेस आ गए थे, अब इन लोगों का जो पत्रिका या समाचार पत्र होता था वो पूरे भारतीय स्तर पे बच्चों नहीं बढ़ता था, मगर अंग्रेजों के द्वारा जो समाचार पत्र होते थे वो पूरे भारतीय स्तर पे जो है बटे होते थे। अब पूरे भारत में अपने क्रांतिकारिता का जो विचार है उसको देने के लिए होगा क्या, नेशनल असेंबली जो है उसमें दो मुद्दों पे चल रहा था बहस, पहला पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों जो है जनता के हितों के खिलाफ था, ठीक है। तो इसी पे बहस चल रही थी, तो ये जाएंगे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, और इस विधानमंडल में क्या करेंगे, केंद्रीय असेंबली में, ठीक है, बम फेंकते, बम फेंकेंगे, कोई घायल नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, धुआं होता है, और फिर वही इंकलाब जिंदाबाद का ये लोग क्या करेंगे, ठीक है, नारा लगाएंगे, ठीक है, नारा लगाएंगे। और अब यहाँ नहीं फंसना है, इंकलाब जिंदाबाद के का जो नारा है इसकी रचना किसने किया, मोहम्मद इकबाल, ठीक ना, इसकी रचना कौन करेगा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और इनकी तो किताब है, इनकी एक किताब है बंग ए दर्रा, तो बंग ए दर्रा में ये क्या करेंगे, इस बंगे दर्रा में इसको लिखेंगे, ठीक है, और उसी को भगत सिंह पॉपुलर कर देते, ठीक है, बात क्लियर बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अपने आप को केंद्रीय विधानमंडल में ये लोग गिरफ्तार करवा लेते हैं। गिरफ्तार क्यों करवाते हैं, क्योंकि उस समय मीडिया वगैरह जो है वो जो भी बातें होती थी उसको प्रकाशित करती थी, तो कैसे इन्होंने बम बनाया, क्या इनके विचार हैं, सारी बातों को ये क्या करते हैं, जज के सामने बोलते हैं। और मीडिया जो है वो क्या थी, मीडिया उसको सुन रही थी, तो उस बात को वो क्या करते हैं, समाचार पत्र में छाप देते हैं, प्लस इनके हाथ पे इनके विचार जो थे, इनके हाथ में एक पर्चा था, उस पर्चे पे इनके विचार लिखे हुए, उन पर्चों को भी ये असेंबली में उड़ा देते हैं, वो भी पत्रकारों के हाथ में आ जाता है, उसको भी पत्रकार छाप देते हैं। तो अपने विचारों को इस तरह से प्रसारित करने के लिए ये लोग अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, क्योंकि फेंका बम केवल धुआं निकला, इससे फांसी की सजा नहीं दे सकते थे, तो अब होगा क्या, तो भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव,
इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, सैंडर्स की हत्या लाहौर में हुई थी ना, तो उस केस में इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और 24 मार्च 1931 का डेट निर्धारित होता है फांसी का। परंतु धीरे धीरे प्लानिंग ये बन रही थी जनता की कि जेल तोड़ के भगत सिंह को छुड़ा लिया जाए। ठीक है, तो अब ये बचने ना पाए, इस वजह से अंग्रेज क्या करते हैं, इनको 23 मार्च 1931 को ही दे देते हैं। ठीक है, फांसी दे देते। तो ये तीनों लोग फांसी, और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके थे, उनको भेज दिया जाता है सजाए काला पानी के लिए। ठीक है, आजीवन कारावास दे दिया जाएगा, सजाए काला पानी दे दिया। एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति थे जतिन दास, बंगाल के बहुत बड़े लीडर। अब ये क्या है, जेल में इतना दुर्व्यवहार, इतनी अव्यवस्था, इतनी गंदगी कि उसके खिलाफ जो है भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं जतिन दास। तो 64 दिन लगभग ये भूख हड़ताल पे रहेंगे और 64 दिन बाद क्या होती है कि मृत्यु होती है। ठीक है, मृत्यु। और काकोरी कांड से ही फरार चल रहे थे कौन, चंद्रशेखर आजाद। अब मुखबिरी होता है। ठीक है, मुखबिरी होता है और ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में वहाँ पे थे। तो अंग्रेज इनको क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके पास एकमात्र रिवाल्वर था। ठीक है, अब उससे कितना देर, कहाँ अंग्रेज उतनी फौज, कहाँ ये एक रिवाल्वर 6 गोली, कहाँ बहुत देर टिक पाते। तो अंत में 5 गोली खर्च करने के बाद एक गोली बचा, तो लगा कि ये जो है कि मैं तो कभी अरेस्ट हुआ नहीं और अरेस्ट होऊंगा भी नहीं, ये अपने आप को गोली मार ले। ठीक है, इस तरह से क्रांतिकारियों का चैप्टर जो है बच्चा। ठीक, तो यही सारी बात हम यहाँ पे देख लें। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर क्या चल रहा था, बहस चल रहा। ठीक है, इसी समय ये लोग क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। ठीक, अब बम फेंकते समय ये लोग, दोनों लोग इंकलाब जिंदाबाद का क्या करेंगे, नारा लगाएंगे। जबकि इस नारे की रचना किसने किया था, मोहम्मद इकबाल ने। कहाँ ये लिखा हुआ मिलता है, इनकी पुस्तक है बंगे दरबार। ठीक है, और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दोषी पाए गए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, जेल की अव्यवस्थाओं के कारण बंगाल के क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को हो गई। ये बात ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, 64 दिन ये याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है इस तरह से मारे जाते हैं। और बंगाल में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मास्टर सूर्य सेन। ठीक ना, और जो इनका जो संगठन था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बंगाल के चटगांव नामक स्थान पर जो हथियारों का एक जो है केंद्र था, उस पर आक्रमण करके ये क्या करते हैं, हथियारों को लूट लेते हैं। यह घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, प्रसिद्ध हुई। और इसमें भी क्या होता है, सूर्यसेन को जो है फांसी की सजा दे दी जाएगी और इनके साथी जो हैं उनको भी। ठीक है, तो क्रांतिकारिता जो है बच्चों कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग की क्लास ये खत्म होती है। ठीक है बच्चों, कोई कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कई बार मैंने बोला है, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसा आपको दिया है अभी कि मैंने बोला था इन शब्दों का आप मतलब बताना। ठीक है, तो अभी तक कोई मतलब बताया नहीं। ठीक है, या किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे, तो पूछा करो बच्चों, पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो तैयारी में। और ये जो मैंने आपको पीपीटी के माध्यम से जो क्लास आपको दिया है, पूरा जो तीनों सब्जेक्ट का मेरा जो क्लास रहा, ठीक है, ये आपको क्यूटी ही नहीं, अदर जो आप देंगे, पेट भी अगर देना चाहें, लेखपाल देना चाहें, वीडियो देना चाहें, ठीक है, अदर कोई भी आप पेपर देना चाहें,
SSC वगैरह, UPP वगैरह, ठीक है। तो आपको हर जगह पे ये काम आएगा, ठीक है। SI वगैरह कुछ भी देना चाहें आपको वहाँ पे मेरा ये भी तीनों वीडियो जो है काफ़ी हेल्प, ठीक है बच्चों। तो कोई भी क्वेश्चन आपके रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को रोकते हैं, ठीक, पढ़ाई करिए बढ़िया से, और कोई भी सहायता हो तो हमसे आप ले सकते हैं, ठीक है।